अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वो तमाम खबरें जिनका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, उसके बारे में मैं आज आपको सारी हकीकतें जो हैं वो खोल के रख दूँगी। सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील का एक बहुत ही नामुनासिब किस्म का वीडियो आया है, उसके ऊपर बात होगी। इसके साथ ही मरियम नवाज़ की एक्स बहू ने सुनने में आया है कि जनाब एक किताब लिखी है जुनैद सफदर और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। उस किताब के अंदर क्या-क्या कुछ है, उस किताब की क्या हकीकत और सदाकत है, वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही वो लोग जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जंग तो रुकवा दिया ईरान और अमेरिका की, लेकिन ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया है और इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर बैठकर इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपने सिग्नेचर्स कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की छुट्टी हो गई है। उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है, क्योंकि ऐसी तफसीलात हैं जिनको सुनने के बाद अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन मची हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसकी बनने जा रही है, और अगर बनने जा रही है तो क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी बनाएगी या कि दोनों के इश्तराक से बनेगी। तो उसके बारे में जो तफसीलात हैं वो फाइनली मंजर आम पर आ गई हैं, फाइनली एक फ़ैसला हो चुका है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम तरीन खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद होगा कि एक आदमी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जो पिंक बस ख़वातीन की होती है उसके सामने नाजेबा हरकत कर रहा था, फाइनली वो शख्स पकड़ा गया है, अरेस्ट हो गया है, और अब उसके साथ क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी जनाब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, जो आज के व्लॉग की पहली खबर है, ये पॉलिटिकल खबर तो नहीं है, लेकिन ये हमारे मुल्क का एक यूनिवर्सल मसला समझ लें बन गया हुआ है। लोगों के दिमाग जो है वो भूसे से भर चुके हुए हैं, गंदगी से और गलाजत से इस कदर भर चुके हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग ये बात करते हैं ना कि ख़वातीन जो हैं वो अपने पर्दे का अगर ख्याल करके घर से बाहर निकलेंगी तो कोई उनको छेड़ने वाला नहीं होगा। ये बात गलत है, किसी हद तक सही भी है, लेकिन गलत इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो गलाजत से भरे हुए आदमी होते हैं ना, वो आपको बुरके में भी नहीं छोड़ेंगे। आप बाज़ारों के अंदर देखिए, मैंने कितनी सारी फुटेजेस आपको दिखाई हैं जहाँ पे जानबूझ के औरतों को टच करके गुजरेंगे। गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे तो ख़वातीन को हिरासा करेंगे। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों डेवो के जो बस थी, या पता नहीं फैसल सर्विस थी या जो भी थी, उसकी बस के अंदर जो बस होस्टेस होती है उसका वीडियो बना रहा था एक शख्स, और शुक्र ये है कि वो पकड़ा गया, क्योंकि दूसरे लोगों ने इस चीज़ का नोटिस लिया था। उसके वीडियोस कैप्चर करते हुए लोगों ने उसको काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल किया था। ये थैंक गॉड कि आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ें जो है वो वायरल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं और उन लोगों को सज़ा मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका वीडियो वायरल होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ उसको सज़ा मिलेगी। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, और जिनके वीडियोज़ नहीं बने हैं वो बेचारे इसी तरह से रोते रहेंगे। और ये हो रहा है, और यही रियलिटी है। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक गंदा मलून गलीज आदमी नज़र आ रहा है। बज़ाहिर आपको ये बाइक पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आदमी करता क्या है? ये करता ये है कि ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और ख़ास तौर पे डिफरेंट ऑफिसेज़ और कॉलेजेस की जो लड़कियां जब बस के अंदर बैठ के जाती हैं तो उन बसेस के आगे अपनी बाइक को चलाता है, और साथ साथ उनके पैरेलल, बस के पैरेलल अपनी बाइक चलाता है, और बाइक चलाते हुए उनके सामने जब ख़वातीन ज़ाहिर बात है विंडो से बाहर देखती हैं तो उनके सामने गलीज़ हरकतें करता है। अब ये शख्स जो है ये यही हरकत कर रहा था। थैंक गॉड कि एक खातून जिसने इसका वीडियो कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। हाथों हाथ लोगों ने इस वीडियो को लिया, एकदम से इसको वायरल किया, हर एक ने इसको रीपोस्ट किया, जिसके बाद फाइनली इस शख्स के नेफे में पिस्टल तो नहीं चली। नेफे में पिस्टल इसलिए नहीं चली क्योंकि ये वाक़या पेश आया है पंजाब में नहीं, कराची में। अगर ये वाक़या पंजाब में पेश आया होता तो अब तक इसके नेफे में पिस्टल चल चुका होता। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो हरकत कर रहा था, ये हरकत कर रहा था जी राशिद मन्हास रोड, कराची का बड़ा मशहूर और मारूफ रोड है। वहाँ पे पिंक बस सर्विस चलती है ख़वातीन के लिए, और उस ख़वातीन की गाड़ी के आगे ये हरकतें कर रहा था। इस मलून शख्स की जब खातून ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की, तो उसके बाद जो करीबी थाना था उन्होंने इस शख्स को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया जनाब, खुद ही सुन लीजिए। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा नाम अरसलान है, मैं जोराबाद का रिहायशी हूँ। मुझसे ये गलती हो गई, राशिद मिनाज रोड पे 19/6/26 को मुझसे गलती हो गई। जिस गलती की वजह से ये मेरी वीडियो वायरल हो गई और जोराबाद थाने ने मुझे पकड़ लिया। मैं जितनी भी माँ बहनें हैं, मैं उन सब से तमाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें। जी, तो आप लोगों ने देखा वीडियो जिसमें ये माफ़िया मांग रहा है, ये क्या गलाजतें करता फिर रहा था। और मज़ेदार बात यह है कि थप्पड़ वप्पड़ इसको ठीक ठाक पड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी वीडियो में जिस तरह से आवाज़ निकल रही है, जो इसकी हालत है, जिस तरह से ये गूंग हुआ फिर रहा है, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन इसके नेफे में भी कम से कम पिस्टल तो चलना चाहिए था। लेकिन हाँ,
वही मैं कहूँगी कि अगर ये वाक़या पंजाब में होता तो पिस्टल चल चुका होता। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस मेंटालिटी के आदमी जो है ना वो हर सोसाइटी में, हर नस्ल में, हर रंग में मौजूद हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, दो मुख्तलिफ आदमी थे जो कि स्कूल और कॉलेज के बाहर इसी तरह की हरकत करते थे, और वो स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियों का वेट करते थे कि जब उनको छुट्टी होगी तो वो उनकी वैन्स के पीछे, और उनकी जो गाड़ियाँ होती थी जिसमें वो जा रहे होते थे, ज़्यादातर वैन्स या जो जिस पे लोग बच्चे जाते हैं अपने घर, तो वो उनके पीछे लग जाता था और वहाँ पे रास्ते में वो ये हरकत करता था। और थैंक गॉड कि कुछ टीचर्स ने उसको देख लिया और उसके बाद उन्होंने उसकी कंप्लेंट की। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह के वाक़यात इतनी बार हम सुन चुके हैं और देख चुके हैं, और इस तरह के लोगों को कोई खौफ नहीं आता। मतलब आवाज़ उठती है, इन लोगों को वक्ती तौर पर सज़ा मिलती है, फिर छूट जाते हैं और फिर वही सिलसिले जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अपने अपने बच्चों को आप लोगों ने जो है ना वो ट्रेन करना है कि कैसे इन चीज़ों से जो है वो बचना है, कैसे किसी के थ्रू हरास नहीं होना है और कैसे किसी की शिकायत करनी है। ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसी हरकत करे ना तो उसे कहो कि ठीक है, जो तुमने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है वो तुम दिखाओ, और उसका उसी वक्त वीडियो कैप्चर कर। वो जिस गाड़ी पे होगा, जिस बाइक पे होगा, ऑब्वियसली उस नंबर से ट्रेस हो जाएगा। तो ये बड़ी कमाल की बात है। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अगली खबर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो हो रहा था कि पाकिस्तान ने मीडिएशन की और पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जो है वो रुकवाई। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात जो है उन्होंने ये दिन रात झूठ बोलना शुरू किया कि जी पाकिस्तान को तो बीच में से माइनस कर दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो तकरीब हो रही है उस तकरीब को पाकिस्तान अब होस्ट नहीं करने जा रहा, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे इनवाइट नहीं हुआ, वहाँ पे तो सिर्फ जनाब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप होंगे और वहाँ पे जनाब ईरान होगा, और वहाँ पे पाकिस्तान को देखा उन्होंने कैसा निकाल दिया, माइनस कर दिया। इसके ऊपर सिर्फ दो लोग जो हैं, दो तरह के लोग जो थे वो शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दे रहे थे और ट्रोल कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे CDF आर्मी चीफ को, जिसमें एक थे जनाब पाकिस्तान के अंदर PTI जमात और इंडिया का पूरा मीडिया। अब उन सब के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा है, और थप्पड़ लगा ऐसा है कि उसके बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। अब हुआ क्या है? हुआ जनाब ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, फाइनली वो स्विट्ज़रलैंड रवाना भी हो चुके हैं। बल्कि जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे वो उस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठे होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के लिए अपने वफ्द के हमरा जो है वो रवाना हो चुके हैं। और इसमें मज़ेदार बात यह है, एक और जन्नाटेदार थप्पड़, कि इसमें आसिम मुनीर जो हमारे CDF आर्मी चीफ हैं वो भी शरीक होने जा रहे हैं। सोचिए। और वो इंडिया जो दिन रात तनकीद करता है कि कभी किसी मुल्क का आर्मी चीफ देखा है कि वो किसी दूसरे मुल्क के सदर को जाके मिल रहा हो? जी हाँ, हमने देखा है, हमारे CDF को देखा है। और देखें, हमारे CDF ने 3 मुल्कों के दरमियान जंग भी ख़त्म करवा दी, बल्कि 4 मुल्कों के दरमियान। अच्छा, जिसमें ईरान, अमेरिका, इसराइल और यूनान वाला जो मसला चल रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि गज़ा और फ़लस्तीन वाला मामला जो है वो भी हमारे CDF जो हैं वो हल करें। बहरहाल इलामिया जारी कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। इस्लामाबाद MOU की तसलसल में बिर्जन स्टॉक है जी, वहाँ पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म हमारे होंगे, फील्ड मार्शल उसमें शिरकत करेंगे। सोचें कि अब वही इंडिया और वही PTI वाले अब इस पूरी खबर को कैसे रिपोर्ट करेंगे। सोचें, उनकी तो माँ मर गई होगी बेचारों की सोच के। अच्छा, इस हवाले से आपको बता दूँ कि जो अमरीकी ओहदेदार हैं, उनका जो JD वेंस हैं, उनका कहना यह है कि आज स्विट्ज़रलैंड हम रवाना हो जाएंगे, लेकिन रवानगी का वक्त जो है वो अभी फ़िलहाल मालूम नहीं है। उन्होंने पहले कहा था अब तक तो वो पहुंच चुके होंगे। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया जो है उन्होंने कहा कि ईरानी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड वो लोग भी रवाना हो चुके हैं, जिसका नाम उन्होंने मिनाब 168 रखा है। वफ्द के अंदर बाकर कालिबाफ होंगे, अब्बास राक्ची होंगे, इस्माइल बकाई होंगे, ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी इसमें शामिल होंगे, ईरान के नायब वज़ीर पेट्रोलियम भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ पे मुफाहमती याददाश्त के तहत हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। मज़ेदार बात यह है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो हमारे पाकिस्तानी लिबास में, कौमी लिबास में, शलवार कमीज़ में वहाँ जा रहे हैं। क्या कमाल की बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो मुज़ाकरात होंगे उस दौरान वो क्या पहनेंगे, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान से वो रवाना हुए हैं, जो फुटेजेस सामने आई हैं, उसको देखकर पाकिस्तानी होने पर यकीन करें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो जनाब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछले दिनों में इलेक्शंस हुए हैं, और समझ नहीं आ रहा था कि पीपल्स पार्टी भी जीत रही थी, उसमें नून लीग भी जीत रही थी। नून लीग की जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी कम थी, फिर उसके बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवार निकले जिन्होंने इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया। समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। कभी ये बात हो रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे, और कभी ये बात हो रही थी
کہ جناب صرف پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. اور پھر ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو آفر کر دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی حکومت بنانا چاہتے تو آپ بنا سکتے ہیں. تو اب اس حوالے سے وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ بھی بڑے پریشان ہو رہے تھے. جو آزاد امیدوار تھے وہ تو چلو تھے ہی, لیکن جو نون لیگ کی جنہوں نے سیٹیں جیتی تھیں وہ کافی پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. اب فائنلی حتمی خبر یہ آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاسی اشتراک سے حکومت جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. گورنر گلگت بلتستان اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملیں گے. اعلامیہ پیپلز پارٹی جاری ہو گیا ہے. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی اہم مشاورتی بیٹھک جو ہے وہ ہو چکی ہے. نئی حکومت اشتراک سے بنانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. جاری اعلامیہ کے مطابق مجوزہ جو فارمولا ہے اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا, جبکہ گورنر جو ہیں وہ گلگت بلتستان اور اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے اہم عہدے مسلم لیگ نون کو دیے جائیں گے. معاہدے کے تحت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کا منصب بھی سنبھالیں گے, اور جو یہ گلگت بلتستان کے اسپیکر ہیں یہ مسلم لیگ نون کے بنیں گے. اور ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے حتمی ناموں کا فیصلہ پیپلز پارٹی خود کرے گی, اور اسلام آباد میں اس کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. اب چلتے ہیں جی آج کے ولاگ کی موسٹ امپورٹنٹ سیکنڈ لاسٹ خبر کی طرف, جس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر, ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے دوسری. اس سے پہلے ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ عائشہ سیف سے ہوئی تھی, اور عائشہ سیف جو ہیں وہ ایک جانے مانے پولیٹیشین اور بزنس مین کی بیٹی تھیں, لنڈن میں مقیم تھیں. ان کی شادی ہوئی جناب جنید صفدر کے ساتھ, اور پھر ٹھیک کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ خاموشی سے یہ شادی ختم ہو گئی. اس کے بعد عائشہ سیف کی طرف سے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا کوئی بیان سامنے آئے گا, ان کا کوئی رد عمل سامنے آئے گا. یہاں تک کہ لوگوں نے, جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ جب جنید صفدر کی سیکنڈ میرج ہو رہی تھی تو اس دوران جو ہے وہ اپنی خاموشی توڑیں. اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عائشہ سیف کی مارکیٹ کے اندر ایک کتاب آ گئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے اپنی میرڈ لائف میں پیش آنے والی مشکلات اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں کھل کے بات کی ہے. اس کی کیا حقیقت و صداقت ہے, لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب ریحام خان سے شادی کی تھی تو ریحام خان سے شادی ختم ہونے کے بعد ریحام خان نے عمران خان کے خلاف پوری ایک کتاب لکھی تھی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک ایکٹریس تھی, ان کے ساتھ بھی جب عمران خان کا ایک سکینڈل منظر عام پر آیا تھا تو اس خاتون نے بھی, وہ اوپیم سم تھنگ کر کے, اس خاتون نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کتاب لکھی تھی عمران خان کے خلاف. اور اب بشرا بی بی جو ہے وہ ان کی موجودہ وائف ہیں, اور اس سے پہلے جو جمائمہ ہیں ان کی بھی دوسری شادی جو ہے وہ ہو چکی ہے, وہ لیو ان میں رہتی رہی ہیں پہلے, ان کے بارے میں بھی. یعنی عمران خان کی 2 بیویاں اور ایک الیجڈ ریلیشن شپ, تینوں نے اس کے اوپر کھل کے بات کی تھی عمران خان کے خلاف. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ پاسبلٹی ہے کہ جنید صفدر کی بھی جو ایکس وائف ہیں انہوں نے ضرور ان کے بارے میں کتاب جو ہے وہ لکھی ہوگی. آپ کو میں ذرا اس کی حقیقت و صداقت بتاتی ہوں. یہ دعا نام کا ایک ویریفائڈ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے جنہوں نے لکھا, ہاں جی مریم نواز کی بہو نے کتاب لکھی ہے, کون کون پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ گراج ڈیش کو سمجھ آ جائے گی کہ کتاب کیسے لکھوا کر مارکیٹ کی جاتی ہے اور بیسٹ سیلر کیسے ہوتی ہے. اچھا جی, اگر آپ یہ کتاب کو غور سے دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ تو جس نے پوسٹ لگائی ہے اس نے. اوپر کتاب کا عنوان ہے جی ڈائیورس ٹو اے میرج دیٹ وٹ نیور کنزیومیٹڈ. آگے لکھا ہوا ہے انویلنگ ان دا ڈارک ریئلٹیز آف دا ایکس ہسبینڈ اینڈ میرج اے بک بائی عائشہ سیف. اچھا جی, واہ سبحان اللہ. سائڈ پہ لکھا ہوا ہے not only was Junaid physically unfit to provide me with the sukoon every wife desired from her husband, but he was also seeking it from other men. oh استغفر اللہ. یعنی کہ اس کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو مریم نواز کے بیٹے ہیں وہ ان کو جناب خوش نہیں رکھتے تھے اور دوسرے مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے بارے میں نے پتہ کیا تو یہ بالکل فیک ہے. یہ کسی نے خود سے ایڈٹ کر کے اس کو بنایا ہے, اور یہ جو محترمہ ہیں ان کے جو تعلقات ہیں زیادہ تر جو یہ سپورٹ کرتی ہیں وہ پی ٹی آئی کو کرتی ہیں. میرے خیال سے شاید انہوں نے وہ انسپریشن بھی عمران خان سے لی ہوگی, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس طرح کا پروپیگنڈا اور گندی چیزیں جو وہ دن رات آتی رہتی ہیں. آج کل اے آئی کا دور ہے, آپ لوگوں نے جو ہے وہ بی ویئر رہنا ہے, خبردار رہنا ہے, کیونکہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں. یہاں تک کہ کل الیاس قادری جو ہیں ان کی ڈیتھ کی خبریں چل رہی تھیں.
جو کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹی خبر ہے. پھر بھی میرے کامنٹ سیکشن میں آ کے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے دور میں جو عام بندہ بیچارہ، جو سوشل میڈیا یوز کرنے والا بندہ ہے، جس کو نہیں پتا کہ اے آئی کیا چیز ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا چل رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. طارق جمیل، مولانا طارق جمیل، اور انتہائی نامناسب اور افسوسناک وہ ویڈیو ہے. اور پتہ نہیں کہ مولانا طارق جمیل کو کیا ہو گیا، وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو آ کے اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دینا پڑتا ہے، اور ہر بار وہ ٹرول ہو کے چلے جاتے ہیں. کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اب کی بار کاشف ضمیر نامی ایک بدنام زمانہ ٹک ٹاکر ہے جو بہت بار لوگوں کے ساتھ فراڈ کے کیسز میں جناب جیل جا چکا ہے. ہر بار وہ چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈز کیے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اس کی سنجے دت، جو کہ انڈین ایکٹر ہے، ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو آیا تھا جس میں وہ سنجے دت کو بڑے قیمتی تحائف دے رہے تھے. بعد میں اکثر اس کی چیزیں جو ہے وہ نقلی بھی ثابت ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گلے میں جو موٹی موٹی چینز پہنی ہوئی ہیں گولڈ کا بتا کے، وہ گولڈ کی نہیں ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو کاشف ضمیر ہیں، اب کی بار ان کا ویڈیو آ گیا ہے جناب مولانا طارق جمیل کے ساتھ، جس میں وہ ایز یوزول اپنا ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل کو قیمتی تحائف بھی دے رہے ہیں. مولانا طارق جمیل کی ساری نظر جو ہے وہ تحائف کی طرف ہے. اب ان کی وجہ سے مولانا صاحب کے اوپر تنقید کس بات کی ہو رہی ہے؟ تنقید اس بات کی ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا ہوتے ہیں یہ لوگوں کو زمین پہ بٹھا کے واز کرتے ہیں، ان کو سادگی کے اصول سکھاتے ہیں، اور خود یہ مہنگے مہنگے گفٹس وصول کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایک شخص کی کیا ریپیوٹ ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا ویڈیو کیوں بنوا رہے ہیں؟ آپ اسے اتنے قیمتی تحائف کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مولانا حضرات ہیں، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگی ترین گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو ان کے مریدین نے ہی دیے ہوتے ہیں. یہ قیمتی گفٹس وصول کرتے ہیں اور دنیا کو سادگی کے اصول سکھاتے ہیں. اس کے بارے میں اب آپ کا جو بھی سوچنا سمجھنا ہے، اور اس کے علاوہ ولاگ میں جتنی بھی خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.